कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। क्यों, क्या तुम निखिल के हॉस्पिटल में लगना चाहती हो? अंगद बोला। नहीं, मैं अपने शहर वापस जाऊंगी। मदर रोजी मुझे मिलने को बुला रही हैं, मैं वहाँ चली जाऊंगी, वहीं आश्रम में ही बाकी की ज़िंदगी बिताऊंगी। अंतरा नहीं चाहती थी कि वो उसे पूरा सच बताए। वैसे वो एक तरह से सच ही कह रही थी। मदर उसे बुला रही थी क्योंकि वो जब से यहाँ आई है उनसे मिलने नहीं गई। जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है तो वो चाहती थी कि वो 1-2 दिन आश्रम में बिता आए। असल में मैंने आपके लिए सोचा है कि आप यहीं पर मेरी हाउसकीपर का काम कर लें। मुझे मेरी पसंद का खाना मिल जाएगा और आपको रहने के लिए घर और पैसे। फिर आप मुझे पसंद भी करती हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अंगद बोला। उसकी बात सुनकर वो समझ गई कि इसने निखिल को ये क्यों कहा कि वो इसे जाने नहीं देगा। उसने बहुत सोच कर कहा, नहीं सॉरी, मैं कसौली ही जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता है और अब मदर भी बीमार हैं, उनकी देखभाल करूँगी। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी काम करने का सोचा तो ज़रूर वापस आ जाऊँगी। अंतरा बोली, चलो ठीक है, तो आज आपका मेरे साथ लास्ट डे है। चलो, मेरे ठीक होने की खुशी में मैं आपको पार्टी दूँगा। मेरे कपड़े निकाल दीजिए, हम बाहर खाने चलते हैं। कहकर उसने अंतरा की तरफ देखकर नज़रें झुका ली। वो सोच रहा था कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ और काम वालों की तरह ये है, मैं इसे क्यों स्पेशल फील कर रहा हूँ। नहीं, मैं कोई स्पेशल नहीं कर रहा। वो तो मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए इसके लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ। ऊपर से ये बेचारी मुझे पसंद भी करती है। देखा इसने कैसे कल मुझे बहाने से किस किया था। इसे गिफ्ट के रूप में कुछ दूंगा तो इसे मेरी याद रहेगी। अंतरा ने आखिरी बार अंगद के लिए कपड़े निकाले। अंगद जब तैयार होकर खुद चलकर बाहर आया तो अंतरा उसे देखती रह गई। अंतरा ने उसे हमेशा ट्रैक सूट में ही देखा था। आज कोट पैंट और टाई के साथ वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और ताज़ी की हुई सेव से वो अपनी उम्र से बहुत छोटा लग रहा था। वो दोनों साथ में चलते माँ बेटा लगेंगे, वो सोच रही थी। क्यों लग रहा हूँ ना उस राहुल से हैंडसम? अंगद ने अपनी टाई ठीक करते हुए पूछा। हाँ, आप तो जन्म से ही हैंडसम हैं। अंतरा को हैंडसम लग तो रहा था, पर जब अगला खुद से ही अपनी तारीफ कर दे तो दिल नहीं करता उसकी तारीफ करने का। पर अंतरा ने ये सोचकर कह दिया कि अब मैंने चले ही जाना है। चलो, आपके लिए मैं आपके साथ सेल्फी भी ले लूँगा। फिर अगर कभी आपको मेरी याद आए तो आप मेरी फ़ोटो देख लेना। वैसे मैगज़ीन और अखबार में मेरी फ़ोटो छपती ही रहती है, पर तुम लोगों को फ़ोटो दिखाकर कह सकती हो कि तुम मुझे जानती हो। अंगद पूरी अकड़ में बोल रहा था। अंतरा का दिल कर रहा था कि इसी वक्त उसे छोड़कर चली जाए, पर वो सब बर्दाश्त कर रही थी। वो लोग शहर के बड़े मॉल में आ गए। अंगद ने कहा था कि उसने अपने लिए कपड़े लेने हैं, लेकिन वो लड़कियों के सेक्शन में चला गया। अंतरा ने सोचा कि इसकी गर्लफ्रेंड होगी, वो उसके लिए ले रहा होगा, वो भी साथ चल दी। ये साड़ी लो और पहन कर आओ। अंगद ने हल्के हरे रंग की साड़ी पकड़ाते हुए कहा। मैं? अंतरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, खुशी हुई। ऐसा भी आपको कभी किसी ने नहीं कहा होगा, पर अगर मेरे साथ काम करती तो मैं ऐसे ही आपको नए कपड़े ला कर देता। वैसे भी आप इन पुराने कपड़ों में मेरे साथ चलोगी तो मेरी भी पर्सनालिटी डाउन होती है, अंगद बोला। अंतरा मन में खुश होने ही लगी थी कि उसकी बाद में कही बात ने उसका दिल फिर से दुखा दिया। वो गुस्से से साड़ी फेंकना चाहती थी, पर उसने अपने गुस्से को काबू रखते हुए कहा, थैंक यू सर, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, आप बहुत ही अच्छे हैं। अंतरा के मुंह से बहुत मुश्किल से ये शब्द निकले। वो साड़ी लेकर अंदर चली गई। सेल्स गर्ल ने उसे मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट भी दे दिया। वो साड़ी पहनकर आई तो सुंदर लग रही थी। फिर अंगद ने उसे सैंडल और पर्स भी दिलाया। वो मना कर रही थी तो वो बोला, ये टूटे पुराने सैंडल और पर्स ने इतनी महंगी और सुंदर साड़ी की ग्रेस भी खराब कर दी है, इसलिए नए ले लो। जब अपनी मदर से मिलने जाओगी तो पहन लेना, तुम्हें ऐसे देखकर वो खुश होंगी। अंतरा ने वो भी ले लिए। उसे खुशी हो रही थी कि अंगद उसे ये सब लेकर दे रहा है। वो थैंक यू बोलने ही वाली थी कि वो लोग रेस्टोरेंट में आ गए। वो लोग जहाँ से भी गुजरते थे सब उनकी तरफ देखते थे। अंगद को तो इन सब की आदत थी ही, अब अंतरा को भी आदत हो गई थी। अंगद ने तो हल्का खाना ही मंगवाया, जबकि अंतरा पहली बार ऐसी जगह आई थी। उसने अपनी पसंद की हर चीज़ मंगवाई और पेट भर कर खाई।
वो आज सच में खुश थी। उसने राहुल के दिए पैसों से अंगद के लिए टाई पिन लिया था। खाना खाने के बाद उसने अंगद को थैंक यू कहा और आगे बढ़कर टाई पिन उसकी टाई पर लगा दी। अंगद को मना करने का मौका भी नहीं दिया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अंगद बोला, ये इतना अच्छा तो नहीं था, पर मेरी टाई पर लगने के बाद अच्छा लग रहा है। अंतरा ने मन में सोचा, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो लोग घर आ गए। अंगद ने उसके बनते पैसे दिए, फिर उसके आश्रम के नाम 50,000 का चेक काट कर दिया। अंतरा खुश थी। अंगद ने पूछा, आज जो भी मैंने किया अच्छा लगा? अब तो मैंने राहुल से ज़्यादा किया है, तो मेरे लिए क्यों नहीं रोई? राहुल के लिए तो उसी वक्त रो पड़ी थी। मैंने उससे तो अच्छा ही किया है। वो दिखावा करता है, मैं दिखावा नहीं करता। उसकी बात सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। भगवान, आज के बाद इससे ना मिलाना। मन में ये दुआ करके वो हटी ही थी कि अंगद बोला, भगवान तुम्हारी दुआ पूरी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब तो अंतरा का दिल कर रहा था कि कोई पत्थर ले और इसके सिर पर दे मारे, या फिर अपना ही सिर फोड़ ले। अंतरा ने खुद पर काबू रखा। उसने खुद को समझाया, अंतरा बस कुछ देर की बात है, फिर तुम इससे बहुत दूर चली जाओगी। बस थोड़ी देर इसकी बकवास सुन लो, फिर इसकी शक्ल नहीं देखनी दोबारा। सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा दी। अंगद ने उसे चुप देखकर सोचा, इसे बुरा लग रहा होगा कि मैंने इससे शादी करने से सीधे मना कर दिया। बेचारी दुखी हो रही होगी, लेकिन इसे झूठी उम्मीद देने से तो अच्छा ही है। नहीं तो ये सारी उम्र इसी भ्रम में रहती कि शायद मैं इसकी उम्र के बावजूद इससे शादी कर लूँगा। बेचारी। अंतरा ने दोबारा वो पुराने कपड़े पहन लिए। फिर लखन से मिलने के बाद अपना बैग और नए कपड़े लेकर बाय करके चल दी। उसने आखिरी बार अंगद के पास जाकर कहा, थैंक यू मिस्टर अंगद, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ओके, मेरा फ़ोन नंबर है ना तुम्हारे पास? अगर कभी मुश्किल में हुई तो मुझे फ़ोन कर लेना, अंगद ने लिविंग रूम में बैठे बैठे कहा। उसके बाद अंतरा चली गई। ओबराय कंपनी, आज बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? राज ने पूछा। राज अब बहुत बूढ़ा लगने लगा था। इंसान का पहनावा और लाइफ स्टाइल उसे जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। उसके सिर के आधे बाल उड़ गए थे, बीच का चाँद साफ दिख रहा था। वो बिल्कुल ही अनुपम खेर लग रहा था, जबकि राहुल एकदम फिट और हैंडसम। उसका कोई कोई बाल ही सफ़ेद था, लेकिन वो भी उस पर जचता था। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों हम उम्र हैं। हाँ यार, तबीयत तो बिंदास है। वो समर आज ट्रिप पर गया है तो थोड़ी टेंशन हो रही है। यूं ही चिंता ना किया कर, मेरी तरह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, राज बोला। सुन, उस बिल्डर का क्या करना है जिसकी वजह से पुल टूटा था? उसने राहुल का ध्यान समर से हटाने के लिए कहा। वो अब बिल्डर ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी जब्त करो और मजदूरों को मुआवजा दे दो। अगर कुछ कम पड़ जाए तो मेरे अकाउंट में से दे देना, राहुल बोला। तभी राहुल को सिया का फ़ोन आया। राज चुपचाप बाहर चला गया। राहुल ने उसी वक्त फ़ोन उठाया। हेलो मेरी जान, इतनी जल्दी मिस करने लगी मुझे? अभी कुछ घंटे पहले ही तो हम मिले थे। हाँ जानती हूँ, मैंने तुम्हारी बातें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैंने समर के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो समय पर पहुँच गया था, फ़्लाइट ले ली थी उसने, उसके सर आ गए थे। उन्हें आपने कह दिया था ना जो मैंने आपको कहने को कहा था? सिया बोली। हाँ, फ़्लाइट टाइम पर आ गई थी, समर भी टाइम पर चला गया था और मैंने उसके सर को भी सब बता दिया था। तुम ऐसे ही चिंता ना किया करो, तुम बस खुश रहा करो और चिंता मुझ पर छोड़ दो, राहुल बोला। चिंता कैसे ना करूं? उसके बारे में सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। आपने तो फ़ोन करके बताया ही नहीं, सो मैंने कर लिया। राहुल, सब ठीक होगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुझे घबराहट हो रही है, सिया बोली। अच्छा जी, पहले खुद ही उसे भेजती हो और अब खुद ही कहती हो कि टेंशन हो रही है। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, भूल जाओ कि तुम कहाँ हो। सोचो कि हम वहीं कॉलेज के फंक्शन में स्टेज पर हैं और मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ, कहकर वो गाना गाने लगा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। सिया राहुल का गाना सुनने के लिए स्पीकर ऑन कर लिया। जब वो गाना गा रहा था तो प्रीत भी उसके पास आकर सुनने लगी और उससे इशारे से बोली, बहुत बढ़िया। गाना ख़त्म होने तक सिया का मूड ठीक हो गया था। उसने प्रीत को कहा,
ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। गाना सुनकर मेरा मूड ठीक हो जाता है और इसे ये पता है, इसलिए गाना सुनाया। मुझे पता है मेरी राज से अक्सर लड़ाई होती है। जब शादी करनी थी तब बड़े गाने सुनाते थे, अब कभी गुनगुनाते भी नहीं। खैर हमारा तो जो है सो है, पर रब तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, कभी कोई दुख ना हो, प्रीत बोली। और तेरी और राज की जोड़ी भी ऐसे ही बनाए रखी। निशा कैसी है, बुखार ठीक है उसका, सिया ने पूछा। हाँ अब ठीक है, जब घर का डॉक्टर हो तो ठीक कैसे ना रहेगी। विक्की ने अपने सब दोस्तों का घर बसवाया, बस भगवान ने उस बच्चे के साथ ही ये सब कर दिया। कितनी अच्छी जोड़ी थी विक्की जूही की। भगवान को भी पता नहीं क्या सूझी जो इन्हें अलग कर दिया। 10-12 साल हो गए उसे गए हुए, पर वो है कि दिल से जाते ही नहीं। जब हम ही उसे इतना याद करते हैं तो विक्की का पता नहीं क्या हाल होगा उसके बिना, प्रीत बोली। हाँ तुम्हें तो पता ही है कितनी मुश्किल से संभाला उसे। अब उसने खुद को मशीन बना लिया, काम और बस काम। हम भी रोकते नहीं, कभी तो थकेगा। मेरी तो भगवान से दुआ है कि उसकी ज़िंदगी में जूही सी लड़की दोबारा आ जाए और उसकी ज़िंदगी भी सेट हो जाए, सिया बोली। वाहे गुरुजी हमारी सुन लो, विक्की के लिए दूसरी जूही भेज दो, प्रीत ने हाथ भगवान के आगे जोड़कर कहा। कसौली। अंतरा कसौली की गलियों से गुजरते हुए अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब वो स्कूल जाते समय वहाँ से गुजरती थी। लोग कैसे उन्हें देखकर मुंह बनाते थे, कोई उनसे नफरत करता तो कोई तरस करता, सब अपना अपना नज़रिया था सबका। वो आश्रम पहुंची तो सीधा मदर के पास गई। मदर बिस्तर पर थी, उनको बुखार था। अंतरा को देखकर वो खुश हो गई, उठकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, तुम आ गई, मुझे लगा कि शायद तुम्हें देखे बिना ही चली जाऊंगी, पर लगता है गॉड को मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने तुमको भेज दिया। मदर आप ऐसा क्यों बोलती हो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब चिंता ना करें। चिंता कैसे ना करूँ, तुम्हारी शादी हो जाती तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, मदर बोली। आप मेरी शादी की चिंता ना करो, एक बार डॉक्टर बन गई तो कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा शादी के लिए। अंतरा ने बोलते बोलते उनका बीपी चेक किया, सब नॉर्मल था। उसने कहा, देखा मेरे आते ही सब नॉर्मल हो गया, बुखार ही तो है, वो भी देख लेंगे कैसे नहीं उतरता, उसने हंसते हुए कहा। हाँ तेरे आने से सब ठीक हो जाता है, ऐसा कर पहले फ्रेश हो ले, फिर मेरे पास आ जाना। इतना सफ़र करके आई है, थोड़ा आराम कर ले। कितने दिन के लिए आई हो बेटा? 2 दिन के लिए आई हूँ। अच्छा मैं बच्चों से मिलकर आती हूँ। वो जाने लगी तो उसे याद आया। वो बोली, मदर ये 50,000 का चेक है, किसी ने आश्रम के नाम पर दान दिए हैं। अंतरा को अंगद का प्यारा सा चेहरा याद आ गया। इतने सारे, कोई अच्छा बंदा ही होगा, तुम उसे जानती हो, जाकर मेरी तरफ से उसको थैंक यू बोलना, मदर बोली। अंतरा ओके कहकर चली गई। दिल्ली। अंतरा आज तुमने भी खाना लखन की तरह ही बनाया है, अंगद अंतरा को आवाज़ देते हुए बोला। सर सिस्टर अंतरा तो कल काम छोड़कर चली गई, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, लखन चिढ़कर बोला। ओह हाँ मैं तो भूल ही गया, चलो कोई नहीं, तुम मुझसे खाना बनाना सीख लेते। वो उठा और उठकर चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया, लखन आवाज़ें देते रह गया। सर खाना तो खा लीजिए, लेकिन वो बिना सुने निकल गया। वो तैयार होकर अपने काम के लिए चल दिया। उसे हर बात पर अंतरा याद आ रही थी। अंतरा उसके कपड़े निकाल रख देती थी, आज खुद अपने कपड़े निकाले तो उससे उसकी याद आ गई। अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, वो अंतरा को याद क्यों कर रहा है। वो तैयार होकर हमेशा की तरह बोला, अंतरा देखना कैसा लग रहा हूँ। उसे लगा था कि हमेशा की तरह भी अंतरा अपनी सुरीली आवाज़ में कहेगी, मिस्टर अंगद आप सच में बहुत हैंडसम हैं, आप पर हर कपड़ा जचता है। वो पीछे मुड़ा तो पीछे कोई ना था। दरवाजे पर खड़ा लखन अंदर आया। लाइए सर आपकी टाई ठीक कर दूं, लखन ने हाथ बढ़ाए। अंगद उसके पास आकर बोला, आज तुझे कैसे मेरी टाई की चिंता हो गई। वो सिस्टर अंतरा ने कहा था कि सर को जाने से पहले एक बार देख लिया करो, उनकी टाई हमेशा ही टेढ़ी होती है। सिस्टर आपका बहुत ध्यान रखती थी, लखन बोला। हाँ उसे इसके पैसे जो मिलते थे, पर अजीब औरत है, जाकर फ़ोन भी नहीं किया, बता तो देती कि ठीक हूँ, अंगद बोला। सर जी मुझे आया था उनका फ़ोन, वो कसौली अपने माँ से मिलने गई हैं, लखन बोला। तुम्हें फ़ोन किया, मुझे भी तो फ़ोन करके बता सकती थी ना, उसने धीरे से कहा। पर ठीक ही है, अगर मुझे करती तो उसका दिल मुझे मिलने को करता, फिर उसे खुद पर काबू करना मुश्किल होता, उसने खुद से ही कहा।
लखन उसकी तरफ देख रहा था, कहीं सर के सिर पर कोई चोट तो नहीं लगी। पागलों की तरह खुद से ही बतियाते रहते हैं। उसे अंगद की चिंता हो रही थी। लखन को अंतरा की बात याद आई। उसने कहा था कि कोई दिक्कत लगे तो निखिल से बात करना। उसने तय किया कि अंगद के जाने के बाद निखिल से बात करेगा। अंगद तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचा। सबने उसका ठीक होकर आने पर स्वागत किया, लेकिन उसका दिल लग ही नहीं रहा था। वो हर बात में सोचता कि अगर अंतरा होती तो ये करती, वो ये कहती, अगर मैं ये खा लेता तो वो ऐसे गुस्सा होती, ऐसे मनाती। फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर विनय आया। उसने सर को अपने सिर पर हाथ मारते देखा तो उनके पास भागा आया। सर, क्या हुआ? सिर दुख रहा है क्या? आप काम की ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है, कहकर वो उसका सिर दबाने लगा। नहीं विनय, कुछ नहीं है, मैं तो यूं ही सिर झटक रहा था। थैंक यू इतनी केयर करने के लिए, कहकर अंगद ने उसे एक फाइल दी और कहा, ये मिश्रा जी के टेबल पर पहुंचा दो। विनय ने फाइल उठाई, पियून को बुलाया और बोला, राधे ये फाइल मिश्रा जी के टेबल पर रखा। विनय के जाने के बाद वो सोचने लगा कि विनय के हाथ कितने सख्त हैं। अंतरा सिर की मसाज करती थी, कितना आराम आता था, सारा दर्द दूर हो जाता था और विनय के मसाज करने से उल्टा सिर और दर्द होने लगा। उधर अंगद के जाने के बाद लखन ने निखिल को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर, सर के बारे में बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? निखिल ने पूछा। पता नहीं सर को क्या हो गया है, अकेले में बतियाते रहते हैं, कभी खुद से ही नाराज़ हो जाते हैं तो कभी मुस्कुराने लगते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पूछ रहा था कहीं उनके सिर की चोट की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है। लखन ने चिंता जताई। सीटी स्कैन तो ठीक आया था, तुम चिंता ना करो, बाकी शाम को आऊँगा, चेक कर लूँगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद अंतरा वापस आ रही थी। अब मदर थोड़ी ठीक थी। अंतरा ने कसौली से चंडीगढ़ की बस ले ली। फिर चंडीगढ़ से दिल्ली की ट्रेन लेनी थी। काफ़ी लंबा सफ़र था, इसलिए वो जब से दिल्ली गई थी सिर्फ 2 बार ही वापस आई है। वो बस में बैठी अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो बचपन में अपने माँ बाप के लिए तरसती थी। ऐसा नहीं था कि उसे कोई गोद लेना नहीं चाहता था, पर वो किसी के साथ जाना ही नहीं चाहती थी। उसने मदर से कह दिया था कि मेरे अपने माँ बाप मिल जाएं तो मैं जाऊंगी, किसी और को माँ बाप नहीं मानूंगी। इसलिए जब भी कोई जोड़ा बच्चे देखने आता तो अंतरा को वो बाहर ही नहीं निकालते थे। उसने अपने गले के लॉकेट को देखा, ये उसे मदर ने इस बार दिया। वो बोली, अंतरा तुम हॉस्पिटल में एडमिट था, 5-6 साल का बच्चा पहाड़ों में बेहोश मिला था, जगह जगह चोट लगा था। तुम्हारा नाम भी हॉस्पिटल वालों ने ही रखा। हफ्ते बाद भी जब कोई तुम्हें पूछने नहीं आया तो उन्होंने हमको बुलाया। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरे मुंह से निकला, गॉड इतना प्यारा बेबी है, हम तुम्हें अपने साथ ले आया। उसने मेरे को तेरा सामान दिया, उसमें ये लॉकेट के साथ चैन था। जब उन्हें तुम मिला तो ये तुम्हारे गले में था। तुम बोलता था पर तुम्हें कुछ याद नहीं था। इसे दिखाकर हमने बहुत लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा, पर ऐसा लॉकेट बहुत लोगों के पास था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। अंतरा सोच रही थी कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, शायद मुझे प्यार ही नहीं करते होंगे, इसलिए मुझे ढूंढा ही नहीं। चलो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी आएंगे तो ना आए। अंतरा ने अपना मन पक्का कर लिया था। दिल्ली। शाम को निखिल अंगद के घर सिटी स्कैन की रिपोर्ट लेकर आया। अभी अंगद आया नहीं था। लखन ने पूछा, साहब सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। तुम्हें किसने कहा कि इसके सिर में गड़बड़ है? निखिल ने उससे पूछा। वो मैंने ही कहा था, क्योंकि सर अजीब हरकतें करने लगे हैं। आज भी बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो अपने आप से ही बातें करते हैं, शीशे को देख मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। लखन बोला। कोई बात नहीं, लगता है उसे प्यार हो गया है। किसी लड़की का नाम लेता है क्या? निखिल ने इंटरेस्ट से पूछा। अंतरा पानी लाना। लखन कोई जवाब देता उससे पहले ही अंगद आ गया और आते ही अंतरा को आवाज़ दी। लखन ने निखिल को इशारा करते हुए कहा, लो देख लो। निखिल बोला, कब तक अंतरा को बुलाते रहोगे? लोगों ने तेरे को पत्थर मारने शुरू कर देने हैं कि ये पागल हो गया है। क्या है ये सब? मुझे क्या हुआ है? वो तो मुझे अंतरा की आदत हो गई है, वो मेरा सारा काम जो करती थी, इसमें पत्थर मारने वाली क्या बात है? अंगद बोला। अच्छा, अपनी आदत को सुधार। चल, ये तो फिर भी ठीक है, वो शीशे में देखकर मुस्कुराना, खुद से ही बातें करना, ये सब क्या है? निखिल ने पूछा।
अंगद ने लखन की तरफ देखा तो लखन पानी लेने भाग गया। अंगद बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तैयार होकर खुद को पूछता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये भी गुनाह है। अब ये लखन भी ना। लखन ने डरते हुए पानी पकड़ाया। उसने देखा कि अंगद कुछ नहीं बोला। इसे क्या घूर रहे हो, इसे तो तेरी चिंता हो रही थी इसलिए इसने मुझसे कहा। तुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने तेरे बारे में सोचा। निखिल ने अंगद से कहा। थैंक यू लखन, ऐसा करो चाय ले आओ, अंगद ने स्टाइल से पानी लेकर कहा। लखन मुस्कुराता हुआ चला गया। यार ये तू अंतरा को याद करना छोड़ दे, कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। वैसे तूने उसे जाने ही क्यों दिया, निखिल बोला। तुम जब से आए हो अंतरा की ही बात कर रहे हो, तुम मुझसे मेरी बात करो। यार वो मेरी केयर टेकर थी, उसने केयर की, मैंने उसे पैसे दिए। यहाँ प्यार करने की बात कहाँ से आई। मुझे उससे प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है और मुझसे कितनी बड़ी भी तो है, अंगद बोला। अच्छा ठीक है, नहीं कहता, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आगे से भूल जाओ कि कोई अंतरा तुम्हारी लाइफ में थी। तुम परफेक्ट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम अपने लिए लड़की ढूंढ लो, निखिल बोला। अच्छा तुम तो जैसे मुझसे छोटे हो, तुमने तो शादी करनी ही नहीं है ना, अंगद चिढ़कर बोला। इधर हॉस्टल में अंतरा वापस आ गई थी। वो बहुत थक गई थी, बस एक छुट्टी रह गई थी। वो सोच रही थी कि खर्चे का तो इंतज़ाम हो गया है, अब पढ़ाई पर जोर देना होगा। कल पढ़ाई करेगी, ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। ये उसकी रूममेट और सहेली सलोनी थी। वो दिल्ली की ही थी पर पढ़ाई के कारण हॉस्टल में रहती थी क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। उसे पता था कि अंतरा ने आज आना है तो वो भी आज आ गई उससे मिलने। उसे पता नहीं था कि अंतरा सो रही है तो उसने दरवाज़ा खुलते ही अंतरा को गले लगा लिया। कैसी है तू, अंतरा ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना छुट्टियाँ कैसी बीती, सलोनी ने पूछा। हाँ बहुत अच्छी बीती, कुछ पढ़ाई में बीती कुछ काम में, फिर कुछ दिन मैं मदर से भी मिल के आई, अंतरा ने बताया। यार तू मेरे घर आ जाती, मैं बहुत बोर हुई, कोई काम नहीं था, मैंने तो सोकर दिन बिताए। मुश्किल से कॉलेज खुलेंगे तब चैन मिलेगा, सलोनी बोली। वो कॉलेज हॉस्पिटल जाने लगी थी, वक्त तेजी से बढ़ने लगा। वो अंगद को भूल ही गई थी। एक दिन सलोनी मेंस में अखबार देख रही थी। उसने अखबार अंतरा की तरफ किया और बोली, देख ये कितना हैंडसम है, इसी की बात कर रहे थे कल क्लास में। अंतरा को याद आया कि वो तो अंगद की बात कर रहे थे। जब उससे अखबार लेकर देखा तो वो देखते ही रह गई। वो कैसे इस हैंडसम आदमी को भूल सकती थी, इस एरिगेंट और खुद को ही सब कुछ समझने वाले को वो कैसे भूल सकती थी। अंतरा ने अखबार पढ़ा। अंगद ने किसी गैंग को पकड़ाया था तो उसकी फ़ोटो छपी थी। उसने फ़ोटो देखकर अखबार वापस सलोनी को पकड़ा दिया और ऐसा जताया मानो उसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग हॉस्पिटल आ गई। वो जल्दी जल्दी अंदर आ रही थी कि वो किसी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने मुंह उठाकर देखा, ये अंगद था। इससे पहले कि वो उसे देखता ये छूटकर भाग गई। अंगद उसे जाते हुए देखता रहा। कौन थी ये जानी पहचानी क्यों लग रही थी, मैं इससे पहले भी मिला हूँ, वो सोचता हुआ बाहर आ गया। अंतरा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अंगद दूर तक उसे देखता रहा। वो सोच रहा था कि ये खुशबू और ये स्पर्श उसका जाना पहचाना है, पर ये लड़की है और फिर ये डॉक्टर है। वो किसी लड़की को नहीं जानता और लेडी डॉक्टर को तो बिल्कुल नहीं जानता। फिर ये ऐसा क्यों लगा। वो बाहर आया तो ड्राइवर कार लेकर आ गया। वो कार में बैठकर चला गया। वो हॉस्पिटल में अपने दादाजी से मिलने आया था। कुछ दिन हुए उसके दादाजी बंगलौर से दिल्ली आए तो मौसम बदलने के कारण बीमार हो गए, सो उसने उन्हें यहाँ दाखिल कर दिया। वो रात भर दादाजी के पास रुका। अब घर वापस जा रहा था। फिर उसने तैयार होकर ऑफिस जाना था। अंतरा की ड्यूटी वीआईपी वार्ड में लगी थी। वो वहाँ आई तो एक पेशेंट आया हुआ था। यहाँ कम ही पेशेंट होते थे क्योंकि जो वीआईपी फीस भर सकता था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता था। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ सरकारी नौकरी वाले ही आते थे। अंतरा पेशेंट को देखने गई। उसने उसकी फाइल देखी। नाम रोहन रायज़ादा, बीमारी निमोनिया। वो उनके पास गई और उन्हें नमस्ते करके उन्हें चेक किया। फिर नर्स को उनका बुखार चेक करने को कहा। रायज़ादा शब्द पढ़कर उसे अंगद याद आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रायज़ादा उसका रिलेटिव हो और उसने कभी किसी रोहन का नाम नहीं सुना था। अब कैसा फील कर रहे हैं, अंतरा ने पूछा। पहले से बेटर हूँ। आप नई डॉक्टर हैं, रोहन ने पूछा।
जी, दिन में मेरी ड्यूटी है, रात को दूसरे डॉक्टर आएंगे, अंतरा बोली। आपका नाम क्या है? रोहन ने पूछा। मेरा नाम अंतरा है मिस्टर रोहन, अंतरा बोली। बेटा, ये मिस्टर रोहन क्या होता है? मेरा पोता तुमसे बड़ा है, तुम मुझे दादाजी कह सकती हो, रोहन बोला। ठीक है दादाजी, मैं यहाँ बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हुआ तो ये बेल बता दीजिएगा। वैसे आपके साथ कोई नहीं है? अंतरा बोली। मेरा पोता है, वो अभी ड्यूटी गया है, शाम को आएगा, वो बोले। कोई बात नहीं, तब तक हम हैं, अब आप आराम कीजिए, कहकर अंतरा अपने कमरे में चली गई। वो बैठकर पढ़ती रही। ओबराय मेंशन। राहुल, प्रीत बता रही थी कि रोहन दिल्ली आया था, उसे निमोनिया हो गया, अब हॉस्पिटल में एडमिट है, मिलने चले, सिया बोली। रोहन, वो यहाँ क्यों आया था? क्या वो तुम्हारे बुटीक आया था? राहुल चिढ़कर बोला। राहुल, आप कब सुधरोगे? अब हम बूढ़े हो गए हैं, दादा दादी बन गए हैं, रोहन भी दादा बन गया है, अब तो इस तरह जलना छोड़ दो, सिया बोली। जलना? मैं जलूंगा, वो भी उस रोहन से, वो तो मुझे उससे खुन्नस है, उसने उस वक्त खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बताया था, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, राहुल बोला। राहुल, इस बात को 40 साल हो गए हैं और आप आज भी वही बात कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी खुंदस रखो, मैं प्रीत के साथ उससे मिलने जा रही हूँ, वो हमारा अच्छा दोस्त था, आपके कारण उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा, पर अब नहीं, कहकर सिया प्रीत को फ़ोन मिलाने लगी तो राहुल ने उसका फ़ोन पकड़कर कहा, तुम भी बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो, चलो चलते हैं हॉस्पिटल। सिया और राहुल रोहन से मिलने आए तो राहुल सिया से पहले अंदर आया और आकर रोहन के पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। सिया ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया और खुद से ही बोली, ये नहीं सुधर सकता। फिर वो रोहन की दूसरी तरफ गई और उससे बोली, हेलो रोहन, कैसे हो? हेलो, हमेशा की तरह हैंडसम। हेलो राहुल, और सुनाओ, तुम कैसे हो? रोहन ने सिया को जवाब दिया। फिर राहुल से पूछा, हमेशा की तरह तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम, राहुल बोला। उसका जवाब सुनकर रोहन मुस्कुरा दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सिया ने पूछा। अब पहले से ठीक है, वो बंगलौर से आया तो मौसम बदलने के कारण निमोनिया हो गया था, बुखार में सुधार है। तुम्हें किसने बताया? रोहन ने पूछा। प्रीत ने बताया। तुमने उसे फ़ोन किया, मुझे क्यों नहीं कहा? सिया ने पूछा। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, रोहन बोला। तभी अंतरा अंदर आई, वो राहुल और सिया को देखकर रुक गई, फिर आगे बढ़ी। उसने राहुल को पहचान लिया था, उसने दोनों को विश किया और रोहन के पास गई। लगता है ये आपके भाई हैं, अंतरा ने कहा। नहीं, हम दोनों भाई नहीं हैं, रोहन ने एकदम से कहा। राहुल ने भी उसकी तरफ घूर कर देखा, उसे लड़की सानी पहचानी लगी। सॉरी, असल में आपके नाम एक जैसे हैं, इसलिए कह दिया। मिस्टर राहुल, आपने मुझे पहचाना? अंतरा ने पूछा। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, अंतरा नाम की एक लड़की मिली तो थी, पर वो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। ओह राइट, तुमने एज्ड लड़की का गेटअप लिया हुआ था, मुझे लगा ही था, पर मैं जल्दी में था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने तुम्हारे पैर से तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था, मैंने सोचा कि तुम पैसों के लिए मुझे कांटेक्ट करोगी, पर तुमने कभी कॉल ही नहीं किया। असल में मिस्टर राहुल, वो मेरी मजबूरी थी, मुझे किसी की केयर टेकर का काम मिला था, काम मेरे मतलब का था और पैसे भी अच्छे थे, पर 23 साल की लड़की को कोई ये जॉब नहीं देता, इसलिए मैंने अपना गेटअप बदला। मैं आपके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं दूसरों की कमाई से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ, अंतरा बोली। गुड, सुनकर अच्छा लगा, आज के टाइम में तुम जैसे बच्चे भी हैं। वैसे एक बात पसंद नहीं आई, तुम मुझे ये मिस्टर राहुल क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ, तुम मुझे दादा कह सकती हो, राहुल बोला। रोहन, दादाजी ने भी यही कहा था। ठीक है, अब मैं कभी आपको मिलूं तो आपको दादाजी ही कहूँगी। सच कहूँ, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, अंतरा बोली। सिया बैठी उसकी तरफ देखे जा रही थी, उसे अंतरा में जूही की झलक दिख रही थी। उसे जाने क्यों लग रहा था कि अंतरा जूही की तरह बात कर रही है और उसकी स्माइल भी जूही जैसी है। क्या सुना है इनके बारे में? सिया ने पूछा। वो मैंने पढ़ा था कि ये बहुत ही खड़ूस हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, अंतरा बोली। ये झूठ नहीं, ये सच है, ये ऐसे ही हैं, पता नहीं तुमसे कैसे बात कर रहे हैं। बेटी, तुम डॉक्टर हो? सिया बोली। जी, मेरा सेकेंड ईयर है, हमारी ड्यूटीज़ लगती है, अंतरा बोली। फिर उसने रोहन का बुखार चेक किया और वहाँ से आ गई। सिया का दिल कर रहा था कि वो अंतरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कुछ देर रोहन से बातें की और वापस चले गए। सिया अंतरा से दोबारा मिलना चाहती थी, पर अंतरा आई ही नहीं।
राहुल, वो डॉक्टर आपको किसी के जैसी नहीं लगी। उसकी आवाज़, उसकी बातें और उसकी स्माइल अपनी जूही जैसी थी। मुझे वो जूही जैसी लगी। अगर अपनी माँ ही जिंदा होती तो ऐसे ही होती। कार में वापस आते वक्त सिया बोली, मुझे भी इसे देखकर अपनेपन की फीलिंग आती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब पता चला कि वो जूही जैसी है। राहुल सोचता हुआ बोला। अंतरा अपनी ड्यूटी के बाद हॉस्टल आ गई। उसका एक फ्रेंड का बर्थडे था तो लड़कियों ने क्लब में पार्टी की मांग की। अब पैसे वाली लड़कियां अक्सर क्लब में ही पार्टी देती थी तो उसकी फ्रेंड भी तैयार हो गई। शाम को 6 बजे सब क्लब पहुंच गए। क्लाउड नाइट क्लब। अंतरा और उसकी क्लास की 10 लड़कियां क्लब में बर्थडे मना रही थी। वो लोग स्टेज पर नाच रही थी तो कुछ लड़के आकर उन्हें तंग करने लगे। लड़कियां पहले इग्नोर करती रही, फिर अंतरा ने उन लड़कों को ताड़ दिया और बोली, आप लोगों को समझ नहीं आता। एक बार कह दिया कि जाओ तो जाओ। आप लोग समझदार दिखते हो, हमें लड़कों की या पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर लड़के दूर होकर नाचने लगे। उनकी एक क्लासमेट रूबी को एक लड़के ने इशारा करके साइड में बुलाया और बोला, देखो क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? चलो दोस्ती नहीं, एक रात के लिए ही चलो, बदले में हम पैसे देंगे। देखिए हम सभी अच्छे परिवारों की लड़कियां हैं, हम ये काम नहीं करते, कहकर रूबी जाने लगी। अगर तुम किसी और को सेट करा दो तो भी हम तुम्हें पैसे देंगे, लड़के ने उसे नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा। अंधेरे में भी उसे नोट दिख गए। उसे लालच आ गया। उसने कहा, हमारे साथ आई लड़कियों में कोई भी ऐसी नहीं है जो मान जाए। सुनो, अगर तुम वो लड़की जो बोल रही थी उसको भेज दो तो मैं तुम्हें 20 नहीं 40,000 दूंगा। ऐसा करो, उसे ये गोली किसी तरह पिला दो, फिर बहाने से रूम नंबर 3 में ले आना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। साली बहुत चहक रही थी। वो लड़का दांत पीसता हुआ अंतरा की तरफ दिखाकर बोला। रूबी अंतरा से पहले से ही जलती थी। उसने सोचा कि अगर अंतरा के साथ ऐसा कुछ हो गया तो सब अंतरा को ही दोष देंगे और उसकी बदनामी हो जाएगी। ये सोचते हुए वो मन में खुश हो गई। एक तो वो बदनाम हो जाएगी, दूसरे मुझे 40,000 भी मिल जाएंगे। उसने गोली ली और अपने टेबल के पास आ गई। रूबी ने देखा कि बाकी सब भी थक कर उसकी तरफ आ रही हैं तो उसने एक ग्लास में वो गोली डालकर हिला दी। सभी आते ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे। उसने सबको ग्लास पकड़ाए, फिर अंतरा को वो गोली वाला ग्लास दे दिया। लड़कियां फिर नाचने लग गई। अंतरा भी नाच रही थी कि कुछ ही देर में अंतरा का सिर भारी हो गया। वो सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। रूबी ने उसका चेहरा देखा। उसे पता चल गया कि दवा का असर हो गया है। उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और बोली, अंतरा यहाँ रूम्स भी हैं, चलो रेस्ट कर लो। अंतरा अपना होश खो रही थी। वो रूबी के साथ नहीं जाना चाहती थी पर उसका खुद पर जोर नहीं था। रूबी ने अपना पर्स उठा लिया था और अंतरा को भी अंतरा का पर्स पकड़ा दिया था। अंतरा का सिर चकरा रहा था। उसने नाचती हुई सलोनी की तरफ देखा। उसकी नज़र उसी पर थी। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? अंतरा ने बोलने की ताकत भी नहीं थी। रूबी ने छोटी उंगली खड़ी करके इशारा किया कि टॉयलेट जा रहे हैं। सलोनी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप नाचने लगी। रूबी उसे फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 3 में ले गई। वहाँ वो लड़के पहले से ही मौजूद थे। रूबी से उन्होंने अंतरा को पकड़ लिया और उसे 40,000 दे दिए। रूबी पैसे लेकर चली गई। उसने पैसे अपने पर्स में डाल दिए। वो वापस हाल में आ गई। सलोनी की नज़रें उसी पर थी। वो अंतरा को नाक पाकर उसके पास आई और रूबी से पूछा, अंतरा कहाँ है? वो उसका सिर दर्द कर रहा था तो वो हॉस्टल चली गई है। रूबी बोली। सलोनी को लगा कि वो सच कह रही होगी। उसने अंतरा को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि अंतरा का मैसेज आया हुआ था, मैं जा रही हूँ, तू एंजॉय करना। उसने फ़ोन रख दिया। उसे पता नहीं था कि ये मैसेज रूबी ने अंतरा के फ़ोन से किया था और बाद में फ़ोन बंद कर दिया था। सलोनी फिर नाचने चली गई। अगर आप इस कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।